इस क्लास की शुरुआत हम डाउट्स के साथ कर रहे हैं जो आप लोगों ने सेंड किए थे। क्या वो स्टूडेंट है अभी क्लास में जिन्होंने ये ऊपर वाले 2 क्वेश्चन भेजे थे? यस सर। ठीक है, किसने भेजे थे? क्या नाम है? लविशा? सर लविशा। हाँ ठीक है ठीक है। देखिए पहला सवाल, फिर मैं ये 5th और 14th के रेजोनेंस की एक्सरसाइज के हैं उस पर फिर आते हैं। एक बच्चे ने ये डाउट्स भेज रखे हैं 5वां और 14वां, ये इस पर फिर आएंगे। पहले हम यहाँ से अपनी शुरुआत करें। ये जो पहला सवाल है ये कहता है कि एरिया बताओ, इमेज का एरिया कितना होगा। अच्छा, अगर नॉर्मली यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा होता, नॉर्मली अगर आप यहाँ ऑब्जेक्ट रख के इस केस को आगे बढ़ाते तो यू कितना है इसमें? -25 सेंटीमीटर। एफ कितना है? एफ -10 एफ है -10। वो चाहे उसने 10 दिया हो, हमें तो साइन के साथ लेना है। तो पहले आपने मिरर इक्वेशन लगाई 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है जी, यहां से 1/v आया 1/25 माइनस 1/10। एलसीएम कितना हो गया? 50। 2 - 5 -3/50। तो v आपका बना -50/3। चलो मुझे पोजीशन पता लगी 50/3, यहाँ पे कहीं इमेज बनेगी। ठीक है, ये इससे आगे बनी है कि इससे दूर चली गई है, इससे पहले आ गई बताओ? -50/3 25 से इधर कहीं आ जाएगी। ठीक है, अब बात आती है कि इसका लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा, m। अगर मैं लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करूं, m क्या होगा? m का फॉर्मूला क्या होता है? -v/u। मैंने फॉर्मूला लगाया माइनस ऑफ v है आपका -50/3 अपॉन u है -25। माइनस से माइनस गया और एक माइनस बचा, तो क्या मैग्निफिकेशन -2/3 आ गया हमारा? ठीक है, मैग्निफिकेशन -2/3 आने का क्या मतलब है कि कोई भी एक लेंथ है वो 2/3 टाइम्स बड़ी बनेगी। अब स्क्वायर की लेंथ कितनी थी? 3 सेंटीमीटर, तो वो 2/3 × 3 इन्वर्टेड से फर्क ही नहीं पड़ रहा, उल्टा स्क्वायर हो जाएगा। उससे क्या हो रहा है, मान लो मैं इस स्क्वायर को नाम दूं ABCD, तो ये AB वाली लाइन नीचे चली जाएगी और CD वाली लाइन ऊपर चली जाएगी। मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से 25 सेंटीमीटर, या मैं दिख ही रहा है ये यहाँ से कि 25 सेंटीमीटर। तो अब इसकी इमेज यहाँ कहीं बनेगी, यहाँ का मतलब है कितनी दूर बनेगी? 50/3 सेंटीमीटर पे। और अगर आप यहाँ से देखें तो दिस इंप्लाइज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज 2/3। माइनस साइन तो इन्वर्जन के लिए, यानी कि हाइट ऑफ इमेज इज 2/3 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था 3 सेंटीमीटर, तो इंटू 3, तो ये 2 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे एक छोटा स्क्वायर बन जाएगा, एक इस तरह का एक छोटा स्क्वायर बनेगा 2 सेंटीमीटर साइड लेंथ का एक स्क्वायर बनेगा। ये तो नोट करना है ये? हाँ कर लेना, क्योंकि मैं अभी बता रहा हूँ इसमें क्या नई बात क्या है वो अभी बता रहा हूँ। A' B' नीचे है और C' D' ऊपर चला गया है। नई बात यह है कि अगर कभी इस तरह का एरिया वाला काम आए तो सबसे पहले आप एरियल मैग्निफिकेशन निकाल लिया करो। ऐसे स्क्वायर के केस में या इस तरह की किसी फिगर के केस में एरियल मैग्निफिकेशन होगा लीनियर मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। लीनियर मैग्निफिकेशन -2/3 था, तो उसका स्क्वायर आपका बना 4/9। इसका ये मतलब है एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, वो आपका होगा 4/9। अब
ऑब्जेक्ट का एरिया कितना है? एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट है कितना यहाँ से? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप अगर उसमें 9 रखते हैं, उसमें 9 सेंटीमीटर स्क्वायर रखते हैं, तो यहाँ से एरिया ऑफ इमेज 9 से 9 कटेगा और ये कितना निकल के आ रहा है? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन ने हमें जो एक चीज सिखाई है वो ये सिखाई है कि एरियल मैग्निफिकेशन क्या होता है। क्या ये समझ आ गया? यस सर। ठीक है, ये तो आपका सॉल्यूशन हुआ ये क्वेश्चन नंबर 1 का। हाँ जी लविशा, आपको क्लियर है कि नहीं बताओ? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। आपने जब ये डाउट सेंड किया था लविशा, तो मैंने जस्ट एक लाइन में इसका हिंट दिया था आपको कि एरियल मैग्निफिकेशन का यूज कीजिए। तो वो क्या है वो समझ आ गया है ना अभी? क्या मतलब एरियल मैग्निफिकेशन? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, सन की इमेज का साइज बताना है। सन बहुत दूर है हमसे, सन बहुत ही दूर है। फोकल लेंथ का ही मैग्नीट्यूड दिया है, विद साइन चलोगे तो उसके एक माइनस लगाना पड़ेगा। अब बहुत दूर है तो इमेज कहाँ बनेगी? अगर बहुत दूर है तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे। ठीक है, तो हमने क्या किया, फोकस पे पहले ही एक लाइन लगा ली। ये नॉर्मल होता है क्योंकि सेंटर यहीं कहीं होगा, यानी कि दिस लाइन इज द नॉर्मल। नॉर्मल के साथ कोई रे आ रही है, ये सन ने एंगल बना रखा था थीटा, यानी कि ये एंगल थीटा था, तो दरअसल इस रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस ही थीटा हो गया। ये बात आ गई समझ में? यस सर। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा होगा, तो ये रे बिल्कुल ऐसे ही रिफ्लेक्ट होके जाएगी r बराबर थीटा। और जहां भी ये इसको कट करेगी, क्योंकि फोकस पे इमेज बननी है, फोकस पे इमेज बननी है, वहीं पे सन की एक इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी। इन्वर्टेड का मतलब s यहाँ, u यहाँ और n यहाँ, इस तरह की कोई इमेज बनेगी फोकस पे। और जो फोकल लेंथ है वो f है, विदाउट साइन ये लिखता है, ये तो वैल्यू बताता है भाई ये दूरी आपकी f है। अब मुझे डायमीटर ऑफ इमेज निकालना है। डायमीटर ऑफ इमेज मैंने मान लिया h डैश है, मैंने उसे h डैश मान लिया। अक्सर इसको हम h मान लेते हैं, जो इस सवाल में जरूरत नहीं है। आपको ध्यान होगा एक बार हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, तो उसमें माना था कि इंफिनिटी पे है तो बहुत दूर को a बोल दो, वेरी टेंड्स टू इंफिनिटी, बताया था क्या ऐसा? यस सर। है ना? तो अब देखो, अगर आपको a और h दिया होता तो भी मैं आपको h डैश निकालना सिखाऊंगा, वो तो पहले भी सिखाया था, और थीटा दिया है तो भी निकालना सिखाएंगे। पहली बात, अगर मान लो गिवन होता a एंड h डैश, a एंड h डैश, h डैश नहीं सॉरी h डैश बोल गया मैं गलती से, a एंड h। अगर आपको ये दे रखे होते a एंड h एंड आपको निकालना होता h डैश, तो क्या आपको दो सिमिलर ट्रायंगल नजर आ रही हैं, या टेन थीटा दोनों ट्रायंगल से नजर आ रहे हैं ऊपर और नीचे? अगर ये चीज होती तो आप टेन थीटा निकालते ऊपर भी और नीचे भी, चाहे सिमिलर ट्रायंगल बोल दो। ऊपर टेन थीटा होता h बाई ए और नीचे टेन थीटा होता h डैश बाई एफ। अगर f माइनस में होता तो उसके मोड़ लगा लेते, और यहां से मेरा h डैश निकल जाता, h डैश इज इक्वल टू f बाई ए इंटू एच। एक बार मुझे बताओ, क्या ये काम पहले करवाया था रे डायग्राम्स के समय? साइज कैसे निकला? यस सर। ठीक है, अब इस सवाल में ये जो भेजा है, ये जो पूछा गया है, इसमें एंगल दे रखा है ना कि h और a। तो दूसरा तरीका ये है कि गिवन थीटा, बस खाली थीटा दे रखा है, तो मुझे ना h की जरूरत है ना a की। जब थीटा ही दे रखा है, f भी गिवन है, f तो है, वो तो इसमें भी है उसमें भी है। आप नीचे वाली ट्रायंगल में टेन थीटा देखो, टेन थीटा कितना होगा? टेन थीटा h डैश बाई f होगा। नीचे वाली ट्रायंगल में टेन थीटा होगा h डैश बाई f। यहां से आपका h डैश आ गया f इंटू टेन थीटा। और डिपेंड करता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्शंस कैसे हैं। अगर ऐसे हैं तो ये आंसर है, और नॉर्मली 10 नहीं लगाते, बिकॉज सन इतनी दूर है कि उसका जो एंगल हमारी आंख पे बनेगा, जो मिरर पे बनेगा, वो बहुत ही कम है। तो थीटा इज वेरी स्मॉल, और अगर थीटा बहुत कम होता है तो रेडियन में
आप टेन थीटा को नियरली क्या लिख सकते हैं, पढ़ाई है हमने? थीटा। 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 ये सवाल में दिया है कि थीटा इज इन रेडियन, तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो एच डैश बराबर आ जाएगा एफ और इनटू थीटा। हाँ जी लविशा जी क्लियर है क्या, बताओ ये दोनों? यस सर। ठीक है, अब एक बार आप नोट कर लीजिए क्योंकि दोनों अच्छे से सवाल थे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आपके ग्रुप पे क्वेश्चन मैंने क्लास शुरू होने से पहले सेंड कर दिए थे, आप वहाँ देख भी लेंगे क्या थे क्या नहीं सवाल। हो गया। हो गया? सर। चलो कोई नहीं, कर लीजिए पहले। शनिवार को टेस्ट है ना अगला? यस। ठीक है। एक हो गया, पहला हो गया ये वाला। यस सर। सर नहीं क्या कह रहे हो? सर जो राइट कॉर्नर है वो बस। चलो एक बार मैं और 2 मिनट वेट करता हूँ, आप कीजिए फटाफट। ओके। चलो कुछ तो हटाए। हाँ
जैसे सर आपने NUS कर दिया सर, इन्वर्टेड है तो मैंने सन का NUS ऐसे नहीं लिखा, मैंने तो वैसे बताया कि जो N वाला पॉइंट है वो यहाँ नजर आएगा, तो वैसे इसका मिरर होएगा ना उल्टा। वैसे अरे ये लिखने वाला ये बात नहीं है कि S कैसा दिखेगा, हम इनको पढ़ नहीं रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जो ऊपर वाला पॉइंट था वो पॉइंट नीचे चला जाएगा और कुछ नहीं है, समझ गए हो? ऐसा नहीं है कि लिखा हुआ ऐसे दिखेगा, ऐसे थोड़ी दिखेगा NUS। जैसे हम AB को कई बार A डैश B डैश नहीं लिख देते हैं, तो अगर ये A ये B है तो A डैश तो यहाँ हो जाएगा और वो जो B डैश है वो नीचे चला जाएगा, ये मतलब इस बात का। सेकंड वाला भी हो गया ना आपका, जो दूसरा था ये? यस सर। अब देखो बिल्कुल जैसे मान लो ये सवाल होता कि कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स मिरर है, ये सन वाला ही, तो इसका रे डायग्राम क्या बनेगा और तो क्या आंसर होगा? अगर यही सवाल इस तरह से होता कि आपको एक कॉन्वेक्स मिरर दिया गया है, जिसकी की फोकल लेंथ f है, और आप फिर से सन को देख रहे हो, और मैंने यही सन बना दिया यहाँ पे इस तरह से, और उसका एंगल सबटेंडेड एट द मिरर ये दे दिया थीटा, या फिर वही दो चीजें दी हो, एक x दे रखा हो इसका डायमीटर, और एक ये दूरी दे रखी हो a टेंड्स टू इंफिनिटी। फाइंड डायमीटर ऑफ इमेज। करोगे, ट्राई कर रहे हो? यस सर। ठीक है, कीजिए एक बार, फिर हम डिस्कस करते हैं इसे। इमेज किस साइड बनेगी बताओ? वर्चुअल। वर्चुअल उस साइड, क्योंकि बहुत दूर है तो फोकस पे इमेज बननी है। फोकस यहाँ कहीं होगा, यहाँ से f दूरी पे। तो आप यूँ बताओ कि कैसा रे डायग्राम कैसा बनाए हम? जैसे मान लो मैंने ये वाली रे ले ली, तो ये आपका नॉर्मल बन गया क्योंकि यही फोकस और सेंटर की लाइन। एक रे पैरेलल ना, एक रे की जरूरत ही नहीं है, एक सिंगल रे से काम चल जाएगा। इस सवाल को जवाब देने के लिए सिंगल रे से काम, क्योंकि हमें पता है कि इमेज कहाँ बननी है। इमेज हमें पता है ना फोकस पे बननी है। तो आपने जो चीफ रे ली, ये चीफ रे होगी, पढ़ा था हमने चीफ रे। यस सर। तो जो चीफ रे ली वो एज इट इज इतने ही एंगल पे आ जाएगी, थीटा एंगल पे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसको पीछे बढ़ा लो, पीछे
जहां भी इंटरसेक्ट करेगी क्या वहीं पे आपकी सन की इमेज बननी है कि नहीं? यस और सीधी इमेज बनी है। आपको इसका डायमीटर चाहिए एच डैश, ये थीटा तो ये एंगल भी थीटा, वर्टिकली अपोजिट। यस सर। ठीक है, बस लोकेशन चेंज हुई है और कुछ चेंज नहीं हुआ। अगर आप इधर और उधर दोनों से टेन थीटा देखें तो इधर टेन थीटा है एच बाई ए और उधर टेन थीटा है एच डैश बाई एफ। तो इनसे अगर आप ये निकालते हो तो एच डैश आ रहा है एफ बाई ए इंटू एच। ये तो तब था जब आपको गिवन हो एच ए और एफ। अगर गिवन होता थीटा एंड एफ तो मैंने बताया फिर केवल उधर से, हाँ केवल उधर से जाओ, टेन थीटा बराबर एच डैश बाई एफ, यानी कि एच डैश बराबर एफ इंटू टेन थीटा, एंड फॉर स्मॉल थीटा दिस इज नियरली इक्वल टू एफ इंटू थीटा। तो क्या आंसर हमारे सेम आ गए कि नहीं? बिल्कुल ही सेम। यस सर। लेकिन इमेज दूसरी साइड चलेगी है, कैसे बनानी है वो आप ये भी नोट अपना कर लीजिए इसमें। सर ये दूसरे वाला रिपीट करना है यार। दूसरे वाला मतलब ये मेथड सेकंड? यस सर। एक सेकंड, अभी पिछली बार ये किया उसमें समझ आया? पिछली बार जो किया था उसमें? यस सर। तो वही मैंने सेम ही किया है, बताता हूँ आपको। देखो इस ट्रायंगल में जाओ, इस ट्रायंगल आ गया। के लिए पहले मैं बोल देता हूँ फिर भी। टेन थीटा क्या कह रहे हो? एच डैश के लिए स्मॉल एफ है ये। हाँ ये स्मॉल एफ है, ठीक है ना? सेम है ना मेथड? यस। चलो भाई हो गया, मिटा दूं? हाँ सर। चलो तो हो जाए तो बता देना। यस सर। ठीक है, अच्छा आप सुनो, आपके पास जो रेजोनेंस वाली बुकलेट है ना, पिछली बार जो मैंने कुछ पेजेस भी भेजे थे, है क्या वो वाली बुक? यस सर। उसमें ऑप्टिक्स में एक्सरसाइज 1 में पहली हेडिंग होगी मिरर्स, और उसमें क्वेश्चन नंबर होंगे 1 to 16। देखो आप, है तो आपके पास? अभी है क्या घर पे? यस सर। तो जो मैंने लिखा है सही लिखा है? देख के बताओ कि उसमें 16 सवाल हैं। वैसे अलग अलग भी बुक्स हो सकती हैं, वो तो कोई। उसके बाद शुरू हो गया लेंस। लेंस अभी नहीं, तो आप कम से कम ये 1 से 16 सारे जरूर अटेम्प्ट करें। 1 से 16 मैं आपके ग्रुप पे भेज दूंगा अगर ये नहीं है तो। अब इनमें से एक बच्चे ने 2 डाउट्स भेजे थे जो मैंने आपके ग्रुप पे अभी सेंड ही किए थे। तो इनमें पहला सवाल जो पूछा जा रहा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। देखो इन डाउट्स के थ्रू ही हम कुछ ये रिवीजन ले रहे हैं यहाँ पे इस क्लास में। क्वेश्चन नंबर 5 आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं, नहीं तो मैं बना ही रहा हूँ कि क्या है। इसमें 2 मिरर्स आपको दिए हैं, 100 सेंटीमीटर लंबाई के ये 2 मिरर हैं, और इनके बीच की जो सेपरेशन है वो है 10 सेंटीमीटर। इस तरह के 2 प्लेन मिरर्स हैं ये।
और इनको नाम दिया गया है मिरर ए एंड मिरर। क्वेश्चन नंबर 6 है। अच्छा 6 होगा, ठीक है। ये इसमें मिटा हुआ था, नंबर नहीं दिख रहा था। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाँ। देखो इसमें अब ये भाई जिसने भेजा था डाउट वो है क्या क्लास में, बताओ। यस सर। ठीक है, किसने भेजा है नाम बोलना। सर हर्ष। हर्ष। ये 45 डिग्री पे एक रे इंसिडेंट हुई है और क्वेश्चन लिखता है फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स दिस रे इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर ए। तो आपको ये बताना है नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस फ्रॉम ए मिरर से कितने रिफ्लेक्शन होंगे, टोटल नहीं, बस ए से कितने होंगे। 4 5 6 7, ये इसके ऑप्शंस है। 4 5 6 एंड 7, ये इसके ऑप्शंस है। तो देखो केवल एक ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ नहीं, केवल और केवल ज्योमेट्री बेस्ड। अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो ये 45 डिग्री पे जाएगी पहली बार में, ठीक है। ये एंगल है 90 डिग्री, तो ये कितना बचा, ये 45। तो क्या ये आइसोसेल्स ट्रायंगल बन गया आपके ऊपर ऊपर। यस यस। आइसोसेल्स बनी तो ये साइड और ये साइड इक्वल है और ये साइड 10 है, यानी कि ये दूरी भी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर में ए से एक रिफ्लेक्शन है, केवल एक के रिफ्लेक्शन काउंट करने। सिमिलरली अगर आप यहां बनाते हो ये भी 45 डिग्री, तो एक बार फिर ये गया 45 डिग्री पे, 10 सेंटीमीटर और आगे चला जाएगा, समझ रहे हो। यस सर। फिर ये वापिस आएगा, तो दोबारा जब जो रिफ्लेक्शन होगा कितनी आगे जाके हुआ 20 सेंटीमीटर पे, यानी कि ए पे जो दूसरा रिफ्लेक्शन है, अगला रिफ्लेक्शन वो 20 सेंटीमीटर पे हुआ है। ये तो 100 सेंटीमीटर लंबे हैं, थोड़ा सा बड़ा हम दिखाते हैं इनको। अब देखो 10 और 20 30 हो गए, फिर दोबारा से रे आएगी 20 सेंटीमीटर और कवर हो जाएगा, तो 50 सेंटीमीटर में कितने रिफ्लेक्शन हुए 3। फिर दोबारा से रे आएगी 20 और कवर हो गया 70 सेंटीमीटर में 4। फिर दोबारा रे आएगी 20 और कवर हो गया 90 सेंटीमीटर में ए से कितने रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, ए से 5। 90 के बाद ये तो 10 ही सेंटीमीटर बचा, 90 के बाद ये जो लेंथ बची है ये तो 10 सेंटीमीटर ही बची है। 10 सेंटीमीटर लेंथ पे तो ये इस कॉर्नर पे आके टकराएगी और ये यहां से यूं निकल जाएगी। तो बताओ ए से कितने रिफ्लेक्शन हुए, ए से 5। और अगर बी से पूछा जाए तो बी से काउंट करो एक बार, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये बी का ये ए का। और अगर टोटल पूछा जाता तो कितने रिफ्लेक्शन हो रहे हैं टोटल 11। समझ आए ना, ये ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन था, इस तरह से आपको कर लेना चाहिए था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद एक और सवाल जो इन्होंने डाउट के रूप में भेजा था, मैं उस पर चलता हूं, एक मिनट बस। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा था 14। वो भी अर्श ने भेजा है क्या। यस सर। ठीक है, चलिए 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द लीनियर मैग्नेटिक, मैं एक बार इसको मिटा दूं ये हो गया है, अगर किसी को नोट आउट करना था तो। यस सर।
अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 14। द लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर ए मिरर इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इज डिनोटेड बाई m। एक्चुअली ये तो इसने हमें इंफॉर्मेशन दी है, ना भी देता तो भी हमें पता ही है कि भाई लीनियर मैग्निफिकेशन होता क्या है। ठीक है, m की वैल्यू इसने बताई है कि क्या होती है। उसके बाद ये पूछता है द मैग्नीट्यूड ऑफ m इज इक्वल टू, अच्छा अब f की टर्म्स में m पूछ रहा है कि क्या होगा। सर मिरर फॉर्मूला से कर। हाँ वही करना है। देखो m वैसे तो क्या होता है -v/u, और इस सवाल में जो ऑप्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग ये कहता है कि फाइंड m इन टर्म्स ऑफ u एंड f। ये कहना चाह रहा है कि भाई m निकालो u और f में, क्योंकि सारे ऑप्शन u और f में बना रखे हैं। तो मिरर फॉर्मूला का आप यूज करेंगे इस चीज को, v को एलिमिनेट करने के लिए हम मिरर फॉर्मूले का यूज करें 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मुझे v/u चाहिए तो मैं क्या करूं, दोनों साइड u से मल्टीप्लाई कर लूं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई u। आप दोनों साइड u से मल्टीप्लाई कर दीजिए। u से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा u/v प्लस u/u1 इज इक्वल टू u/f। यहां से जो u/v आया वो आया u/f माइनस 1, यानी कि u/v आ रहा है, आपने अगर एलसीएम लिया f एलसीएम और ये आया u माइनस f। ठीक है, अब मुझे मैग्निफिकेशन निकालना है तो आप क्या करो, इसका रेसिप्रोकल कर दो। तो v/u f अपॉन u माइनस f माइनस v/u करते हैं तो f अपॉन f माइनस u, या इसके बाहर से माइनस लगा रहने दो, तो ऑप्शंस पे डिपेंड करते हैं। माइनस ऑफ f अपॉन u माइनस f। इसका मतलब जो क्या हो गया, ऑप्शन सी है। ये ऑप्शन सी दे रखा आपको, देखते हैं उसमें। तो इसमें माइनस नहीं है। अच्छा माइनस नहीं लगाया, यस क्योंकि सर। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ m वो उसने मैग्नीट्यूड बोला है ना, ये ध्यान रखना। अगर आप मोड m निकाल रहे हैं तो माइनस एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन यार वो ना इस तरह से माइनस नहीं हटता है। आपको पता है माइनस लगने के बाद वो नेगेटिव हो रहा है कि पॉजिटिव हो रहा है, क्या ऐसे पता लग रहा है क्या? हो सकता है f नेगेटिव हो सकता है कुछ और हो, समझ रहे हो? तो ये तो अब हमारी मजबूरी है कि हम m को इस तरह से लिख के आ रहे हैं। m इज इक्वल टू, वैसे ये होगा आपका एग्जैक्ट आंसर ये होगा माइनस f अपॉन u माइनस f। कोई बात नहीं, उन्होंने वो दिया है, ठीक है, उस तरह का ऑप्शन था। बाकी जो आपका एग्जैक्ट आंसर जो इसमें बनेगा वो ये बनना चाहिए। और ये जो मैग्निफिकेशन हम इस तरह से निकालते हैं, अगर मान लो ऑप्शन v और f में होते तो क्या आंसर आता? अगर ऑप्शंस v और f में होते तो कैसे निकालते हैं? सर मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय v, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय v। हाँ, अगर आपका ये v और f में होता तो आप दोनों साइड v से मल्टीप्लाई कर लेते। v से मल्टीप्लाई करते v/v1 प्लस v/u इज इक्वल टू v/f। वहां से v/u आप निकालते, मैं एक बार इसमें लिख के ही दिखा देता हूं वो भी। अगर ये होता इस तरह का कि फाइंड दिस इन टर्म्स ऑफ v एंड f, तो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय v, ये बनता v/v प्लस v/u इज इक्वल टू v/f। यहां से आपका v/u ये निकल के आता v/f माइनस 1, और यू कैन से v/u एलसीएम f, और ऊपर आ जाता v माइनस f, ये आता v/u आपका ये आ गया v माइनस f अपॉन f। मैग्निफिकेशन होता है माइनस v/u, तो
तो ये आपका बन जाता है, इस बार जो मैग्निफिकेशन बनता एक माइनस लगता तो f माइनस वी अपॉन f। ये एग्जैक्ट आंसर होता, हमें साइन के साथ चलना चाहिए। पता नहीं फाइनली पॉजिटिव बने नेगेटिव बने क्या बने। तो आप अपने मैग्निफिकेशन वाले पार्ट में ये चीजें ऐड कर सकते हो उस कॉपी में, नोट्स कॉपी में, कि m की वैल्यू v और u में कैसे लिखते हैं, v और f में कैसे लिखते हैं, या u और f में कैसे लिखी जाती है। ये चीजें आप ऐड कर लीजिए वहां पे। समझ आ रहा है कि मैं कहाँ के लिए बोल रहा हूँ? आप अपने नोट्स कॉपी में पॉइंट ऐड कर सकते हो कि भाई किस तरह से ये चीजें निकाली जाती हैं। हो गया, ये मिटा दूं? हाँ भी बताओ, मिटा दें क्या हो, लिख लिया हो तो? यस सर। ठीक है। अगर और भी किसी बच्चे ने ये अटेम्प्ट कर रखे हो, कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो, क्योंकि रिफ्लेक्शन हमारा हो गया है कंप्लीट। तो आज की एक तरह से एक फिनिशिंग से क्लास है, जो डाउट्स भी लिए जा रहे हैं, इसी तरह से क्लास चल रही है। सर क्वेश्चन नंबर 7 बता दो। एक सेकंड अभी देखता हूँ। कर लिए ना आपने अटेम्प्ट? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 7। An object A is placed at a distance d in front of a plane mirror. प्लेन मिरर के सामने d डिस्टेंस पे रखा है। If one stands directly behind the object at a distance s from the mirror, केवल डायग्राम बनाओ, अपने आप होगा ये। एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट d डिस्टेंस पे है, और एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर s डिस्टेंस पे है, ये है। तो इसने पूछा है कि डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द इंडिविजुअल। तो भाई बताओ इंडिविजुअल मतलब, हाँ इंडिविजुअल मतलब ये देखो, ये आपकी इमेज बनेगी d डिस्टेंस दूर। इंडिविजुअल मतलब ये इंसान, यहां से लेके इमेज की दूरी शायद हमें नजर आ रही है, कितनी है? s+d। ये इसमें कौन सा ऑप्शन है? थर्ड। तीसरा ऑप्शन आपको ऐसा दिखा रखा है। और बताओ, अगर किसी का कोई और डाउट है इसमें से तो नहीं किए हो तो आज कर लेना, उसके बाद पूछ लेना। अभी सबने किए हैं क्या ये? यस सर। ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो हो गए ना, या कोई और पूछना है इनमें से? सर एक बार रिपीट करना, ये वाला डिस्कनेक्ट हो गया था। ये वाला देखो, ये ऑब्जेक्ट है, d डिस्टेंस दूर ऑब्जेक्ट है, s डिस्टेंस दूर ऑब्जर्वर है, जो भी आदमी है। इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी पीछे बनेगी? इमेज कितनी पीछे बनेगी मिरर से? d पीछे। तो पूछा है इस इमेज और इस इंडिविजुअल के बीच में दूरी कितनी है? तो s तो यही है और d ये है, तो ये होगी s+d। अच्छा, अगर सवाल में ऐसा लिखा होता कि ये जो ऑब्जर्वर है ये ऑब्जेक्ट से s पीछे है, तो क्या आंसर आता? 2d + s। हाँ s+s। हाँ, अगर बोला होता कि ये यहाँ से s है तो इससे इमेज हो जाती s+2d। तो यूं ऐसे रट के नहीं चले जाना कि भाई हमने तो s+d पढ़ा था तो यही आंसर होगा। वहां पे ध्यान से देखना कि भाई क्या बनना है क्या नहीं बनना। ठीक है। अब देखो, जैसे
रिफ्लेक्शन वाली जहां तक बात है, हमने मोशन वाले क्वेश्चंस भी देख लिए हैं। चलो मैं इसको हटाता हूं। एक मिनट, मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं इसमें अभी। अब जैसे आपने मान लो ये एफ और यू की टर्म्स में अभी पढ़ा था, मैग्निफिकेशन क्या निकल के आया था एफ और यू की टर्म्स में? माइनस एफ अपॉन यू माइनस एफ विद साइन हमारा ये निकल के आया था इस तरह का। v की टर्म्स में इतना जरूरत नहीं पड़ता, ये वाला डायरेक्ट यूज होता है। सपोज आपको यूं दिया हो कि एक कॉनकेव मिरर है, डायरेक्टली ये कैसे यूज हो सकता है? इसका रेडियस सपोज 20 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका दे दिया 20 सेंटीमीटर, और एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। ये ऑब्जेक्ट है। सवाल है कि फाइंड लीनियर मैग्निफिकेशन, एम क्या होगा? ये मैग्निफिकेशन निकालना है -2। तो क्या मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर पा रहा हूं? ये देखो, एक तरीका तो है पहले मिरर फॉर्मूला लगा के v लाओ। अभी मैं डायरेक्ट लगा के देखता हूं। m इज इक्वल टू माइनस एफ। एफ कितना है इसका? एफ कितना है? -10 सेंटीमीटर अपॉन यू। यू कितना है? -15। -15 माइनस एफ, अगेन एफ विद साइन। समझ गए हो? सब कुछ विद साइन रखना है। सेंटीमीटर कट जाएगा, ये 10 और नीचे आ रहा है -15 + 10 -5। तो मैग्निफिकेशन कितना है आपका? -2। मतलब इस तरीके से ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला मीन्स आपको बिना मिरर फॉर्मूला लगाए भी डायरेक्टली हेल्प कर सकता है हमारी। और वो v वाला कम काम आता है, बिकॉज अक्सर ये दिया रहता है सवाल में कि ऑब्जेक्ट यहाँ है और इतना फोकल लेंथ है, तो भी मैग्निफिकेशन निकालो। तो आप इसको भी डायरेक्टली याद कर ले तो अच्छा ही है। एक आपने न्यूटन्स फॉर्मूला सुना है या नहीं? इसमें बताओ, इसमें मिरर में न्यूटन्स फॉर्मूला। नो सर। यस सर। यस सर। तो बताओ क्या क्या होता है? एक मिनट मिटा देता हूँ ये। दोबारा बताएं, मुझे सुना ही नहीं दिया ढंग से, क्या बोल रहे हो? बताना एक बार, क्या बोला था आपने? न्यूटन्स फॉर्मूला। Object distance into image distance is equal to focal length plus square. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस कहाँ से? कहाँ से? Principal focus. हाँ, पोल से नहीं, फोकस से। देखो, न्यूटन ने बिना किसी साइन कन्वेंशन के एक फॉर्मूला दिया
न्यूटन ने ऑप्टिक्स में बहुत काम कर रखा था, पूरी कॉर्पस्कुलर थ्योरी में उनका काफी रोल था। न्यूटन फॉर्मूला कुछ इस तरह का था कि x इंटू वाई दैट इज इक्वल टू एफ स्क्वायर, x इंटू वाई इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। यहां पे x क्या है, x इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, जो हम प्रिंसिपल फोकस मेन फोकस लेते हैं वो, एंड y इज द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, एंड f जो है दैट इज द फोकल लेंथ। आप ये नोट तो कर ही लीजिए। इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं एक बार, वेरीफाई कर रहे हैं, प्रूव नहीं कर रहे, वेरीफाई कर रहे हैं एग्जाम्पल लेके। मान लो एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, वही वाला केस जो अभी लिया हमने, और जो ऑब्जेक्ट है वो इससे 40 सेंटीमीटर दूर बना है। तो इमेज कहां बनेगी? अगर मैं अपना फॉर्मूला लगाऊं u माइनस 40 f माइनस 10, v कितना आ रहा है 1/v प्लस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, यहाँ तक। एक बार यहाँ से हम थोड़ा कैलकुलेट करें और v निकालें। यहाँ से थोड़ा कैलकुलेट करके इसको 1/v दैट इज इक्वल टू 1/40 माइनस 1/10, एलसीएम आया 40, 1 माइनस 4 माइनस 3/40, तो v आ गया 40 बाई माइनस ऑफ, माइनस लगेगा यहाँ 40/3 सेंटीमीटर, ये v आ गया लगभग 13 के आसपास। इसका मतलब इसकी जो इमेज है वो यहाँ कहीं है 40/3 सेंटीमीटर पे, और फोकस है रेडियस का आधा मतलब 10 पे, फोकस जो है वो 10 सेंटीमीटर पे है। तो ऑब्जेक्ट की फोकस से दूरी तो x है और इमेज की फोकस से दूरी y है। इस एग्जांपल में आप पहले x बताओ, x कितना 40 माइनस 10 30 सेंटीमीटर। अब y बताओ, y कितना 40/3 माइनस 10 कितना 26.3 10/3 आ रहा है ना, 40/3 माइनस 10 यस 10/3। अब यहां से आप x इंटू वाई कीजिए, x इंटू वाई 30/10/3 100 आ गया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब एक बार आप उसकी फोकल लेंथ का स्क्वायर कीजिए, 100 वो भी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, यानी कि x इंटू वाई इज इक्वल टू फोकस का स्क्वायर। हाँ जी, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? ये जो फॉर्मूला है, ये जो न्यूटन ने जो फॉर्मूला दिया यार, ये उस वक्त का है जब कोई ये मिरर फॉर्मूला टाइप नहीं थे, साइन कन्वेंशन जैसी चीजें हमारे पास नहीं थी। तो उस समय के हिसाब से देखें तो इस फॉर्मूले की अपनी इंपॉर्टेंस थी कि भाई चलो फोकस से ही सही, क्या इमेज लोकेट हो सकती है कि नहीं इस फॉर्मूले से, चाहे फोकस से ही पता लग जाए। यस सर हाँ, तो ये Yes. न्यूटन का उस समय का मतलब एक बड़ा अच्छा सा फॉर्मूला था। हालांकि बाद में मिरर फॉर्मूला आने के बाद इतनी जरूरत पड़ती नहीं इन चीजों की, इस तरह का काम है। कितने बच्चों ने ये फॉर्मूला पहले सुना हुआ था, मिरर फॉर्मूला? आप में से कुछ बच्चे कह रहे थे हाँ ठीक है चलो, 3 4 5।
क्या क्या छोटी क्लास में 8th में आ चुका था या 10th में कहीं आपने पढ़ा था? 8th में। 8th में आ गया। ठीक है, तो ये बढ़िया है, चलो हो गया था। तो ये चलो एक और सवाल लेते हैं, ठीक है? हम बस रिफ्लेक्शन को पूरा ही कर रहे हैं। मिटा दूं क्या ये न्यूटन फॉर्मूला? यस नो सर। नो सर, चलो लिख लो लिख लो। यस सर। ठीक है, मिटाता हूँ अभी। एक आज का आखिरी सवाल ले रहे हैं, फिनिशिंग क्वेश्चन। आप कोशिश करेंगे इसे अटेम्प्ट करने की। एन इमेज ऑफ ए कैंडल ऑन ए स्क्रीन। अच्छा, ये देने का क्या मेन बात है कि भाई इमेज ऑन ए स्क्रीन, इससे क्या पता लग जाता है? रियल इमेज। हाँ रियल इमेज। ठीक है। इज फाउंड टू बी डबल ऑफ साइज ऑफ कैंडल। मान लो ऐसा है कि भाई जो इमेज मिली वो डबल साइज की थी कैंडल से, ठीक है? अब हमने क्या किया कि कैंडल को शिफ्ट किया 5 सेंटीमीटर। When the candle is shifted by 5 सेंटीमीटर, जब आपने कैंडल को 5 सेंटीमीटर शिफ्ट किया, then the image becomes, ये 3 गुना होगी। उसमें था डबल ऑफ द साइज, ट्रिपल ऑफ साइज ऑफ कैंडल। कैंडल की साइज से ये 3 गुना होगी है। तो आपको फाइंड एक तो टाइप ऑफ मिरर, मतलब कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। टाइप ऑफ मिरर एंड Shifted sir away किया या towards? भाई ये नहीं पता, अब ये तो कुछ हम भी सोचे ना इसमें। कीजिए, आप ट्राई कीजिए। चलो सबसे पहले तो ये बताओ मिरर कौन सा है? कॉनकेव, क्योंकि बड़ी साइज रियल ऑब्जेक्ट है। कैंडल एक रियल ऑब्जेक्ट है, और बड़े साइज का इमेज बनाना ये कॉन्वेक्स के तो बस की बात है ही नहीं, है ना? तो कॉनकेव ही होगा और वही रियल इमेज बना रहा होगा। तो इसका मतलब ये तो हमारा पहली बार में ही समझ आ गया कि टाइप ऑफ मिरर जो है दैट इज कॉनकेव। अब जिस तरह का जो सिचुएशन हमें दी गई है, हम उसके अकॉर्डिंग अगर चलें, क्या कहता है ये? इमेज ऑफ कैंडल
डबल साइज की इमेज है, इसका क्या मतलब है? सर रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 60। हाँ ठीक है, ठीक है, यही इसका आंसर है। वो -60 आया होगा, विदाउट साइन देंगे तो 60 बोला जाएगा। ठीक है, इस तरह से। सबसे पहली बात ये कहता है कि इमेज का साइज डबल है, यानी कि इमेज दुगनी दूरी पे बनी होगी। इसका ये मतलब है कि अगर यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है तो इमेज उससे डबल डिस्टेंस पे बनी होगी, क्योंकि v/u आता है। मीन्स अगर ये दूरी x है, सर बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। हाँ, क्योंकि इधर और बड़ी इमेज बने ये तभी होता है जब ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच जाए, सेंटर से आगे पहुंच जाए और फोकस से पहले हो। पीछे। आप बताओ, क्या ये फर्स्ट लोकेशन आपको समझ आ गई है पहली बार में क्या बना है क्या नहीं? यस सर। ठीक है, एक बार इसके लिए मिरर फॉर्मूला लगाया। u है -x, v है -2x और f तो f है ही, तो 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f। मैंने एलसीएम लिया 2x, ये -1 -2 दैट इज इक्वल टू 1/f। तो क्या यहाँ से ये क्या आ गया? ये तो मुझे लगता है कुछ गड़बड़ होगी। माइनस ये प्लस होगा ना, मिरर फॉर्मूला में प्लस होता है, यहाँ मिरर फॉर्मूला में यहाँ प्लस होता है, तो ये -1 और -2, तो ये आपका f आया, f आ गया -2x/3। आप बताओ, पहली इक्वेशन आ गई समझ में जो सिचुएशन हमें दी गई है? यस सर। अब इसमें बोला है दूसरी बात कि इमेज कैंडल को शिफ्ट किया 5 सेंटीमीटर से, लेकिन ये नहीं दिया कि किधर शिफ्ट करना है। तो बताओ किधर शिफ्ट करें कि इमेज का साइज 3 गुना हो जाए? नहीं, अगर आप इधर लाओगे तो क्या इमेज उधर से नहीं जाएगी? थोड़ी अपोजिट चलते हैं ना दोनों। अगर आप इसको इधर लाओगे तो ये इधर जाएगा, सेंटर की तरफ ही दोनों आएंगे तो साइज बराबर होने की तरफ आएगा, जबकि इसमें तो साइज और बड़ा हो गया 3 गुना। तो आप किधर ले गए? फोकस टुवर्ड्स 4। इधर ले गए टुवर्ड्स द मिरर। समझ गए हो? तो दूसरा जो डायग्राम बनेगा, आपका जो दूसरा डायग्राम बनेगा, उसमें आप इसको लेके गए हैं टुवर्ड्स द मिरर। ये क्वेश्चन में नहीं दिया, लेकिन क्या आपको अपने आप समझ आ गया है कि नहीं? यस सर। अब आप इसको इधर ले आए, पहले वाली पोजीशन से 5 सेंटीमीटर इधर, तो पहले दूरी x थी, तो अब ये दूरी बची x - 5 सेंटीमीटर में। तो अब नया u कितना हो गया? नया u -(x - 5). अच्छा, अब 3 गुना बड़ी इमेज बनी है, तो इमेज और दूर गई होगी, 3 टाइम्स इस दूरी से 3 गुना दूर, तो ये डिस्टेंस होगी 3 टाइम्स x - 5। समझ आ रहा है ना ये कैसे मैग्निफिकेशन को डायरेक्ट इस तरह से यूज करना है? x -50। तो v हो गया -3 टाइम्स x - 5। तो हमने फिर दोबारा मिरर फॉर्मूला लगाया, 1/v -3 टाइम्स x - 5 प्लस 1/u -x - 5 इज इक्वल टू 1/f। इधर की तरफ में एलसीएम लूं तो 3 टाइम्स x - 5 एलसीएम आया, -1 -3 1/f। f की जगह जब आप ये रखोगे तो ये बनेगा -3/2x। आपने इसको थोड़ा आगे बढ़ाया तो -4/3 इंटू x - 5 दैट इज इक्वल टू -3/2x। माइनस से माइनस गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 8x इज इक्वल टू 9x, 3 गुना 3 9 -45, और यहां से x आ रहा है 45 सेंटीमीटर। अच्छा, x अगर 45 होगा तो फोकल लेंथ कितनी होगी? -2x/3 -2/3 इंटू 45 15 30, तो फोकल लेंथ आ गई -30 सेंटीमीटर।
तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो इससे डबल होगा। अब अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 60 सेंटीमीटर आंसर हो तो वो भी सही है, क्योंकि वो कोई साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग नहीं बता रहे हैं, वो आपको इन जनरल बता रहे होते हैं कि भाई ये कैसे करना होगा। आप ये नोट कीजिए एक बार। चलो वैसे समझ तो आए ना ये सवाल किस तरह करने थे? हो गया सर। हाँ ठीक है, तो आज की क्लास ऑफ करते हैं। कल कोई और डाउट हो, रिफ्लेक्शन ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है, आपके कोई डाउट हो तो वो ले लिए जाएंगे, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।